आपको विजुअल हो रहा होगा। चलिए, रिसर्च डिजाइन, जैसा कि हमने पहले हाइपोथेसिस पढ़ा, हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा हाइपोथेसिस क्या है, एक वर्किंग इंस्ट्रूमेंट है, एक गाइड लाइन है, एक गाइड है, एक तरह से कहा जाए। इसकी गाइड है, एक गाइड है, किस चीज की गाइड है कि जो शोध करता है उसने जो प्रश्न बनाया है, जो प्रॉब्लम क्रिएट की है, उस प्रॉब्लम का उसने टेंटेटिव समाधान दिया, और उस समाधान को टेस्ट करने के लिए क्या करता है, आंकड़े संग्रहण करता है, उसके बाद में एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, और फिर जाकर के बताता है। तो ये तो हो गया था स्टेप। लेकिन उसके आगे, अब जो उसने प्रश्न का समाधान तो ढूंढ लिया तात्कालिक, या यूं कहे संभावित समाधान ढूंढ लिया, लेकिन उस संभावित समाधान को वास्तव में वो कैसे प्राप्त करेगा। कभी कभी होता नहीं कि हम क्या किया कि हमने किसी समस्या का समाधान ढूंढ लिया, लेकिन वो समाधान आखिर होगा कैसे, एग्जीक्यूट कैसे होगा, उस प्रोसेस को हम कैसे फॉलो करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमें रिसर्च डिजाइन लगानी पड़ती है। ठीक है, रिसर्च डिजाइन क्या है, रिसर्च डिजाइन एक जैसे घर की डिजाइन होती है, उसी तरह से रिसर्च डिजाइन, जैसे हम घर में लेते हैं ना, जमीन लिया, जमीन लेने के बाद लैंड ले लिया, लैंड लेने के बाद में सामान है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन घर की डिजाइन कैसी होगी, देखो जैसी डिजाइन होगी वैसे ही घर बनेगा। कंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है डिजाइन पे, जैसी डिजाइन आप चाहेंगे, मटेरियल वही है, सब सारी चीजें वही है, डिजाइन चेंज हो जाएगी, सारी व्यवस्था चेंज हो जाएगी। तो उसी तरह से रिसर्च की डिजाइन होती है। रिसर्च डिजाइन क्या है कि जो आपने प्रॉब्लम दी है, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफिल किया जाए, और जो आपने हाइपोथेसिस के माध्यम से उसका टेंटेटिव समाधान निकाला है, उस समाधान तक कैसे पहुंचा जाए, ये बात जो है रिसर्च डिजाइन की बता। तो रिसर्च डिजाइन क्या है, रिसर्च डिजाइन इज a plan, structure and strategy of investigation conceived। ये क्या है, एक प्लान है, एक योजना है, एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रेटजी है, जिससे क्या होता है, जो भी हमने प्रॉब्लम जिसको इन्वेस्टिगेट के लिए हमने जिसमें जानकारी जानकारी एकत्रित करने के लिए प्राप्त करते हैं, सो एज टू ऑब्टेन रिसर्च क्वेश्चन एंड टू कंट्रोल वेरिएबल, जिससे क्या है, जो रिसर्च क्वेश्चन का जो आंसर उसको हम प्राप्त कर सके, साथ साथ हमारे रिसर्च में शामिल किए गए हैं नियंत्रित कर सके। देखिए, जब भी शोध किया जाता है तो शोध के अंदर जो हम चर लेते हैं, जो हम वेरिएबल लेते हैं, उन वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ता है और कौन सा प्रभावित करता है। दो चर होते हैं, जानते हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। तो स्वतंत्र चर कैसे आश्रित चर को प्रभावित करता है, ये तब सही सही पता लगाया जा सकता है जब चरों पर नियंत्रण, अगर नियंत्रण नहीं होगा तो पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपको तैयारी कराई जा रही है, किसी विद्यार्थी को तैयारी कराई जा रही है नेट की, और नेट की उस पर तैयारी करा दी गई, जैसे हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं, बाकी कोई नियंत्रण नहीं, ना कोई आपका टेस्ट हो रहा है, ना कोई क्विज हो रही है, ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ नहीं, ना कोई फॉलो अप किया जा रहा है, बस आपने ये क्लास अटेंड कर ली और कुछ नहीं। तो फॉलो नहीं हुआ तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन आप फ्री है, आपका जो मन आ रहा है, जो पढ़ रहे हैं, जहां मन आ रहा है जहां से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपसे क्लास करें, बाकी सारी चीजें नहीं पढ़। तो ऐसे में क्या है, जो रिजल्ट है, यानी जो आप पर इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, वो सही तरीके से पड़ेगा नहीं, और उसका फिर मेजरमेंट नहीं पाएगा। इसलिए रिसर्च क्या करते हैं, हम समस्या का समाधान तो उत्तर तो प्राप्त करते हैं, लेकिन साथ साथ हम चरों पर नियंत्रित रखते हैं ताकि समस्या का जो समाधान है वो सही तरीके से हो पाए। इट इज ए फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। अब देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि रिसर्च डिजाइन की काम कहाँ आती है। तो ये काम क्या है इसका, इट इज ए फ्रेमवर्क ऑफ एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। देखिए, हाइपोथेसिस बना लिया, हाइपोथेसिस के आगे जो स्टेप आते हैं वो यही आती है कि अपने हमारा वेरिएबल क्या है, और वेरिएबल के बाद में हम सैंपल कितना लेंगे, और सैंपल लेने के बाद हम आंकड़ों का संग्रहण कैसे करेंगे। तो रिसर्च डिजाइन बेसिकली यही बताती है कि जब हम आंकड़े इकट्ठा करने जा रहे हैं, वास्तव में उन आंकड़ों का संग्रहण किस प्रकार से किया जाएगा, और जो आंकड़े हमारे पास संग्रहित हो जाएंगे, उन आंकड़ों का संग्रहण के बाद में विश्लेषण किस प्रकार से किया जाएगा, ये बात जो है शोध अभिकल्प बताता है। तो आपसे अगर शोध अभिकल्प के बारे में पूछा जाए, कहाँ शोध अभिकल्प का प्रयोग कहाँ, तो शोध अभिकल्प का प्रयोग आप जान गए होंगे कि हाइपोथेसिस के बाद में शोध अभिकल्प आता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण विश्लेषण का काम होता है, और रिसर्च डिजाइन हमें ये बताता है कि आंकड़ों को वास्तव में कैसे संग्रहित किया जाएगा, जिससे कि हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा सके। ठीक।
अब क्या है, पर्पज क्या है, हर बार जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा या तो रिसर्च से डिजाइन से जुड़ा हुआ आता है कि ऐसे दिया होगा ऑप्शन के, इट इज ए फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज फॉर द डेटा कलेक्शन एनालिसिस, तो उसमें आपको रिसर्च डिजाइन। अब इसके कुछ उद्देश्य, हर बार जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि रिसर्च डिजाइन के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले क्या है, टू प्रोवाइड कंक्लूसिव आंसर टू रिसर्च प्रॉब्लम। जो हमने समस्या, शोध समस्या ली है, उस शोध समस्या का निष्कर्ष रूप से उत्तर प्राप्त करना। देखिए आपने जो भी शोध समस्या ली, जिसने, जिस विद्यार्थी ने, शोधकर्ता ने जो भी शोध समस्या ली, उस शोध समस्या क्या है उसका वो उत्तर प्राप्त करना चाहता है। तो उत्तर प्राप्त करने के लिए क्या करता है, वो हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। वो हाइपोथेसिस के माध्यम से बताता है, टेंटेटिव सॉल्यूशन बताता है कि देखिए इसका इस पे प्रभाव पड़ता है या इसके इस पे प्रभाव पड़ता है। अब जो उसने दो उत्तर दिए हैं, जो दो उसने बनाए हैं टेंटेटिव समाधान, उन टेंटेटिव समाधान को फोकस करके रिसर्च डिजाइन ये बताने का प्रयास करता है इन दोनों में से कौन सा सही उत्तर है। कंक्लूसिव, बिल्कुल निष्कर्ष रूप में, क्योंकि रिसर्च तो बड़ी प्रक्रिया है और बड़ी प्रक्रिया के बाद में क्या निकल के आता है, रिजल्ट जो आता है वो एक लाइन का ही होता है। तो वो कंक्लूसिव आंसर जो है वो रिसर्च डिजाइन प्राप्त करने का प्रयास। दूसरा है टू कंट्रोल द रिलेवेंट एक्सटर्नल वैल्यू। देखिए जब हम शोध करते हैं तो शोध में दो चर होते हैं, एक होता है स्वतंत्र चर और एक होता है आश्रित। स्वतंत्र चर वो चर होता है जो प्रभावित करता है, जो दूसरे को प्रभावित करता है वो स्वतंत्र चर कहलाता है, और जो प्रभावित होता है उसे हम आश्रित चर कहते हैं। तो स्वतंत्र चर और आश्रित चर दो चीजें होती हैं, स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है और आश्रित चर प्रभावित होता है। लेकिन मान के चलिए कि कोई विद्यार्थी है और योग का प्रभाव देखना चाहता है किसी व्यक्ति पे, तो वो उसे योग कराना चाहता है, योग कराता है, योग का प्रभाव देखता है। लेकिन जो 24 घंटे में से केवल 1 घंटे योग कराता है, बाकी जो 23 घंटे है, उस 23 घंटे में उसका कोई नियंत्रण नहीं। अब 23 घंटे के दौरान वो कुछ जो उसने लिए, 4 लोग लिए अपने सैंपल के रूप में, उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी लाइफ स्टाइल में अच्छी जगह से रहते हैं, लाइफ स्टाइल अच्छे से खाते पीते हैं और बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फास्ट फूड खा रहे हैं, रात में उल्टा सीधा तरीके से सो रहे हैं और बस योग करते हैं रोज। तो ऐसे में क्या है, देखो दोनों में प्रॉब्लम है, क्योंकि योग ही प्रभावित नहीं कर रहा केवल, बाकी की लाइफ स्टाइल, खान पीन, ये भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो ऐसे में अगर आप योग का प्रभाव देखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको बाहरी चर को नियंत्रित करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी हम क्लास ले रहे हैं, तो क्लास लेते समय क्या है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आपको प्रभावित कर रहा हूँ, आप पे प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं। अब ऐसे में क्या है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ कुछ चीजें हैं जो और आपको प्रभावित कर रही हैं, जैसे इंटरनेट, जैसे आपके आसपास का इन्वायरमेंट, कहीं आवाज तो नहीं आ रही है, कोई और समस्या तो नहीं है। तो ऐसे में क्या है, ये सारी चीजें भी आपको प्रभावित कर रही है। तो अगर हम डिजायर रिजल्ट चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें इन चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी बाह्यचर, संगत बाह्यचर। बाह्यचर होता है एक संगत बाह्यचर। तो बाह्यचर जो बाहर से प्रभावित करता है, जैसे बाहर आवाज आ रही है, अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमको कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है और बाहर से आवाज आ रही है, तो क्या होगा, हमारी क्लास डिस्टर्ब होगी, बार बार डिस्टर्ब। तो ऐसे में क्या है, उसको हमें नियंत्रित करके रखना पड़ेगा, जिससे क्या सही सही रिजल्ट हमें प्राप्त हो। लेकिन अब एक चीज यहाँ देखिए, ये तो हो गया बाह्यचर, एक होता संगत बाह्यचर। संगत मतलब जो रिलेवेंट है वो क्या है, तो रिलेवेंट उसे बोलते हैं जो चीज आपसे बिल्कुल जुड़ी हुई है। जैसे अभी हम क्लास कर रहे हैं, तो क्लास करते समय क्या है, जितने लोग जुड़े हुए हैं, इन जुड़े हुए लोगों में से कोई मेल होगा, कोई फीमेल होगा, किसी की उम्र 15 साल, सॉरी 20 साल होगी, किसी की उम्र 25 साल होगी, किसी की 30 साल होगी। ठीक है, कोई जो है अभी जाकर के उसे कोई काम करना होगा, कोई रिलैक्स होकर बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी। तो इसमें देखो कुछ चीजें हैं जो हम बिल्कुल नहीं हटा सकते, जैसे जेंडर, जेंडर मेल और फीमेल, ये व्यक्ति को प्रभावित करता है। जो मेल है, मेल का एक परसेप्शन, मेल का एक एटीट्यूड, और फीमेल है, फीमेल का एक परसेप्शन, फीमेल का एटीट्यूड कभी अलग नहीं किया जा सकता उस व्यक्ति से। दूसरा क्या है, बुद्धि। एक ही क्लास कर रहे हैं लेकिन किसी की बुद्धि स्मार्ट है, किसी भी थोड़ा सा उसके उसके अपेक्षा कम है, कोई उसके अपेक्षा ज्यादा है, तो बुद्धि को किसी से अलग नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं एक ही क्लास में एक ही टीचर पढ़ाता है, किसी का रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन आता है, कोई फेल हो जाता है, तो इसलिए नहीं फेल होता कि क्लास, वो इसलिए फेल होता कि क्लास में क्या है, डिफरेंसेस बहुत हैं, और उस डिफरेंसेस में आप सब चीज अलग नहीं कर सकते। आप ड्रेस कोड एक जैसा करा सकते हैं, आप टाइमिंग एक जैसा करा सकते हैं, टीचर पढ़ाने वाला, इसलिए सब कुछ
लेकिन जो मेल फीमेल है वो तो अलग नहीं करा सकते ना, बुद्धि तो अलग नहीं करा सकते ना, स्मृति तो अलग नहीं करा सकते ना, सोचने का तरीका तो अलग नहीं करा सकते ना। ये सारी चीजें क्या है, वो अपने साथ जुड़ा हुआ होता है। तो संगत चर वो चर होता है जो उससे जुड़ा हुआ होता है, जिसको जो बाहर होता है। जैसे आप एक मेल को योगा करा रहे हैं, फीमेल को योगा करा रहे हैं, तो दोनों की चीज तो उससे क्या हुआ, अब एक जैसा चर हो गया कि फीमेल नहीं हुआ, तो उससे डिफरेंस का ये बताना नहीं पड़ेगा मेल पे अलग, फीमेल पे अलग, मेल ही मेल। अब वो क्या पड़ेगा, इतना तो हो गया। अभी बैलेंस नहीं हुआ तो क्या करेगा, वो आयु वर्ग का चयनित कर लेगा कि देखिए हम जो योग कराने जा रहे हैं वो 20 से लेके 25 साल तक के लोगों को कराएंगे। इससे क्या होगा, अब देखिए, अब जो बाह्यचर प्रभावित करने की ये थोड़ा कम हो। अब क्या, अभी भी इसमें भी कर सकते हो आप, उनकी जो है बुद्धि, अब उनका मेमोरी टेस्ट ले लिया कि हम उनका बुद्धि परीक्षण, उनका मेमोरी टेस्ट लेते हैं, जिनका स्कोर इसमें से इतने के बीच में आएगा उसी को हम लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे। या जिसने योग पहले से कर रखा उसको योग कराएंगे, जिसने योग नहीं कर रखा उसको नहीं कराएंगे। तो आपने क्या किया, उनकी बहुत सारी समानताओं को इकट्ठा कर लिया, जिससे क्या है, बहुत कम ही चीजें डिफरेंसेस बची, थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस बची, बाकी चीजें समान हो गई। तो ऐसे में क्या है, आपका जो प्रभाव पड़ेगा स्वतंत्र का वो सही तरीके से होगा। ठीक है, तो शोधकर्ता क्या करता है, रिसर्च डिजाइन के माध्यम से स्वतंत्र बाह्य बाह्यचर को और बाहर रिलेवेंट संगत बाह्यचर को क्या, टू आइसोलेट द इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। जब एक्सपेरिमेंट करता है तो एक्सपेरिमेंट के बाद में जो रिजल्ट आता है उसमें से आइसोलेट करता है, इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। मैंने कहा नहीं, व्यक्ति को योग कराया जा रहा है लेकिन वो 24 घंटे योग करे तो कर नहीं रहा, 24 घंटे के अंदर उसको और भी कई सारी चीजें प्रभावित करें। आपने योग कराया, कोई भी आके बाहर फास्ट फूड खा रहा है, कोई बाहर जाकर के ड्रग्स ले रहा है, और कोई जाकर के बिल्कुल सामान्य सब भोजन करता है, बिल्कुल सामान्य जीवन शैली जी रहा है। तो योग दोनों करें, लेकिन दोनों पे योग का प्रभाव पड़ा, लेकिन एक की और भी कई सारी चीजें प्रभावित कर रही है, उसकी लाइफस्टाइल भी उस व्यक्ति के हेल्थ को प्रभावित कर रही है। तो ऐसे में क्या, चूंकि आप तो योग का इफेक्ट देख रहे हो, आप तो बाकी सारी चीजों का तो देख नहीं रहे हो, तो आप योग के इफेक्ट को कैसे पता लगाओगे कि भाई हम तो 24 घंटे में से हमने योग करा, हम योग का प्रभाव बताएं इसके हेल्थ पे कितना पड़ता है, बाकी सारी चीजें प्रभावित करें। तो बाकी सारी चीजों को आपको अलग करना पड़ेगा। जैसे आप कपड़े, बहुत सारा सामान रखा है, और बहुत सारे सामान के चीजों से आप अपनी फेवरेट चीज निकाल लेते हैं या आपकी जरूरत की चीज निकालते हैं, उसी तरह से उसको बहुत सारी चीजें उसके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, लेकिन वास्तव में योग कितना प्रभावित कर रहा है, इस सारी चीज को रिसर्च डिजाइन की हेल्प के माध्यम से निकालने का प्रयास करें। एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल का मतलब होता है जब हम एक्सपेरिमेंट में जिन वेरिएबल को शामिल किया गया उसे फ्यूचर। आगे क्या, टू सजेस्ट सुटेबल स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर द एनालिसिस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब रिसर्च प्रॉब्लम जो हमने ली है, उस रिसर्च प्रॉब्लम में हम डेटा कलेक्शन करने जा रहे हैं, तो हम डेटा कैसे कलेक्ट करें, और डेटा कलेक्ट करने के बाद में क्या है,
डेटा का एनालिसिस करने, ये दोनों बहुत जरूरी चीज होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सोच समस्या का निर्माण कर लिया, उद्देश्य बना लिए, हाइपोथेसिस बना ली, रिसर्च डिजाइन गड़बड़ कर देते हैं। रिसर्च डिजाइन में गड़बड़ किया तो बाकी सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। या रिसर्च डिजाइन सही से लिया लेकिन उन्होंने एक चीज गड़बड़ कर ली, उन्होंने जो आंकड़े संग्रह किए उसका मेथड गलत कर दिया, और उसके साथ साथ जो आंकड़े आए उसको एनालिसिस करने का तरीका जो है वो भी गलत तय चयनित कर, तो हुआ सारी की सारी जो रिसर्च बेकार हो जाती है। क्योंकि आंकड़ों में अगर थोड़ा बहुत भी हेर फेर हुआ, आंकड़े सही तरीके से इकट्ठा नहीं किए गए तो गड़बड़ हो जाएगा। वही मतलब थोड़ा नमक ज्यादा हो गया तो खाना बेकार है, कोई भी चीज ज्यादा होगी कम होगी तो बेकार। सही और सही समय पे, ऐसा भी नहीं आप आपके पास सारी चीजें बराबर मात्रा में लेकिन समय सही नहीं है, आपने आगे पीछे कर दिया तब भी दिक्कत। तो ये क्या है, रिसर्च डिजाइन डेटा कलेक्शन सही तरीके से कैसे करें, और जो डेटा आ गया है उस डेटा को सही स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करें ये बताता है। उसके बाद देखो रेड कलर में लिखा, कई बार रिपीट हो चुका है, इसका मतलब टू मैक्सिमाइज एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस एंड टू मिनिमाइज एरर वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, वेरिएंस का मतलब होता है दूरी, कितना वेरी कर रहा है। तो देखिए क्या है कि जैसे आप करा रहे हैं तो आप ये आप जो कराने के बाद देखेंगे ना कि कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना। तो ये क्या एक्सपेरिमेंटल मैंने यू करा है, देखो इस पर इतना प्रभाव दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ हो गया 10 दिन के अंदर ही। तो क्या एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस को मैक्सिमाइज करना कि आप जो करा रहे हो उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़े, और मिनिमाइज एरर वेरिएंस। एरर वेरिएंस मतलब जो उसके अंदर बाहर या और कई चीजों से जो उसमें खराबी रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करना। जैसे वो कुछ गलत चीज खा रहा है, वो जो है अन्य चीजों से प्रभावित हो रहा है उसका स्वास्थ्य, तो उन चीजों को कम करना। क्योंकि कम क्यों, क्योंकि अगर वो चीजें कम होगी तभी तो योग का सही से प्रभाव दिखाई देगा। अगर वो चीजें ज्यादा, पता लगे वो दिन भर तो 10 बजे दिन तक सोता है, रात में 3 बजे रात में 3 बजे सोता है, उसके बाद 10 बजे जगता है और फास्ट फूड खाता है, तब तो आप योग चाहे जितना करा, उसकी लाइफ स्टाइल तो बाकी सारी चीजों से प्रभावित हो रहे, तो आपके योग का जो सही सही रिजल्ट तो पता नहीं चल पाएगा। वैसे में क्या, अगर आपको सही सही रिजल्ट चाहिए तो उसकी बाकी चीजों को आप क्या है, जो एरर वेरिएंस है, जो दूरी है एरर वाली, उसको कम करना होगा। यानी गलतियां जितनी ज्यादा कम होगी उतना ही ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसका जो वेरिएंस है, उसमें जो वेरिएंस का मतलब है जो चेंजेस आ रहे हैं, यानी योग के माध्यम से उसके स्वास्थ्य में जो चेंजेस आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा दिखाई दें। एरर वेरिएंस मतलब जो गलतियां हो रही है वो कम होगी तो एक्सपेरिमेंट बढ़। तो ये क्या है, रिसर्च डिजाइन के उद्देश्य हैं, पर्पज है। ठीक, अब क्या है, टाइप्स है कुल रिसर्च डिजाइन के प्रकार। देखिए रिसर्च डिजाइन के बहुत सारे प्रकार हैं और डिटेल में पूछा जाता है, और आप चाहें तो एक करलिंगर की बुक है, उस करलिंगर की बुक में बहुत बढ़िया से रिसर्च डिजाइन के बारे में काफी एक्सप्लेन किया गया। बाकी भी कोठारी है, मोहम्मद सुलेमान है, और आप जानते होंगे रिसर्च के अरुण कुमार सिंह की भी बुक है, और ढेर सारे लोग, ठीक, विपिन अस्थाना की बुक है। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश सब में बुक आ, मंगल की बुक आ गई है। ये सारी चीजें अवेलेबल हैं स्टैट्स के लिए, गैरेट की अच्छी बुक मानी जाती है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, अब कुछ रिसर्च डिजाइन कुछ टाइप्स हैं तो उसमें हम डिस्कशन कर लेते हैं, इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। इसमें बस केवल सिंपल सा लिखा हुआ है। सिंगल ग्रुप डिजाइन और विद इन सब्जेक्ट डिजाइन। सिंगल ग्रुप का मतलब जब हम शोधकर्ता किसी एक ही समूह पे रिपीट करता है तो उसे सिंगल डिजाइन कहते हैं। ठीक है, सिंगल ग्रुप डिजाइन मतलब एक ही। ठीक है, मान के चलिए कि जैसे प्री और पोस्ट कहा जाता नहीं, आपने कहा प्री और पोस्ट सुना होगा विद इन ग्रुप। ठीक है, प्री और पोस्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे योग कराने के पहले हमने चेक किया, ठीक है, उसका मेंटल हेल्थ कैसा था, और फिर हमने योग कराने के बाद में चेक किया उसका मेंटल हेल्थ कैसा। ठीक, हमने किया तो ये क्या हुआ, सिंगल ग्रुप डिजाइन, एक ही ग्रुप पे हम रिपीट कर रहे हैं। दूसरा होता है बिटवीन ग्रुप डिजाइन। बिटवीन ग्रुप क्या, हमने दो ग्रुप लिए, एक ग्रुप को हमने योग कराया और एक ग्रुप को हमने योग नहीं कराया, और फिर 6 महीने बाद दोनों का हमने रिजल्ट चेक किया, दोनों में जो अंतर आया वो गया बिटवीन दो ग्रुप को। तो सिंगल ग्रुप जिसमें एक विदिन मतलब एक ही ग्रुप पे, कई बार कई सारी रिसर्च ऐसी होती हैं जिसमें एक ही ग्रुप पे कई सारी चीजों को ट्रायल किया जाता है, कई सारी चीजों को इंटरवेंशन दिया जाता है। और बिटवीन ग्रुप में क्या है, वहां पर दो ग्रुप लेते हैं या दो से ज्यादा भी ग्रुप हो सकते हैं आवश्यकता अनुसार अपनी शोध के अनुसार। इसके बाद आता है फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन क्या होता है, देखिए अभी जो सिंगल ग्रुप होता है या बिटवीन ग्रुप होता है, इसके अंदर एक विशेषता ये रहती है कि इसके अंदर जो स्वतंत्र होता है वो एक होता है, बाकी सब आश्रित चर। जैसे योग का व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और स्मृति पर प्रभाव है, तो यहाँ क्या है, मानसिक स्वास्थ्य और स्मृति दो चर आश्रित चर हैं, और योग क्या है, स्वतंत्र चर। लेकिन जो फैक्टोरियल डिजाइन होती है
यहाँ पर क्या होता है, कई सारे फैक्टर एक साथ प्रभावित हो रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ स्वतंत्र दो हो गया कि योग, आपने योग तो ले लिया और योग के साथ ले लिया आपने भोजन, फूडिंग। योग और भोजन व्यवस्था का यानी आहार, आहार का और योग का व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और स्मृति पे प्रभाव का अध्ययन। तो यहाँ देखिए अब दो चर हो गए, दो स्वतंत्र हो गए। पहला स्वतंत्र क्या है, योग। दूसरा स्वतंत्र क्या है, भोजन यानी आहार। तो आहार का स्मृति पे क्या प्रभाव पड़ता है, आहार का स्वास्थ्य पे, मानसिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। फिर योग का मानसिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, योग का जो है स्मृति पे क्या प्रभाव पड़ता है, योग और भोजन का मानसिक स्वास्थ्य पे कितना प्रभाव पड़ता है, योग और जो है भोजन का स्मृति पे कितना प्रभाव पड़ता है। तो 6 बार आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो जहां जब स्वतंत्र संख्या ज्यादा हो जाती है तो उस समय हम फैक्टोरियल डिजाइन का उपयोग करते हैं। जहां जब कई सारे फैक्टर हमारे सामने आ जाते हैं तो फैक्टोरियल डिजाइन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए। और मुझे लगता है कि रिसर्च डिजाइन से जुड़ा हुआ काफी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों के लिए क्या है कि एक असाइनमेंट वर्क भी है कि कल आप लोगों से मैं रिसर्च डिजाइन के बारे में पूछूंगा। आप रिसर्च डिजाइन से संबंधित जो है चीजें पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। तो जो भी है, जो भी चीजें मिले तो मेरे को बताइएगा, ना समझ में आए तो मैं बताऊंगा। और मैंने बिल्कुल ब्रीफ में यहाँ लिखा है, आप नेट की क्लास के अकॉर्डिंग क्या क्या आना चाहिए, बाकी डिटेल से आप जाएंगे, डिटेल से आप सही बात ये है केवल एक आपके गाइड में हमारा है, बाकी आपको डिटेल से सच की एग्जाम पूछना है। कुछ नहीं पूछना, कहते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, नहीं पूछोगे तो हम पूछेंगे कल, आप जवाब नहीं दोगे फिर हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे आगे, फिर बंद कर देंगे। चलिए, सैम्पलिंग। अब रिसर्च डिजाइन हमने सिलेक्ट कर लिया, रिसर्च डिजाइन प्रॉपर। अब रिसर्च डिजाइन में कौन से लेनी है, कई सारे होते हैं, मैंने कहा नहीं उसमें लिखा विद इन ग्रुप डिजाइन, बिटवीन ग्रुप डिजाइन, प्री एंड पोस्ट, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, फील्ड स्टडी, पोस्ट इफेक्टिव रिसर्च डिजाइन, और इस तरह से ढेर सारे रिसर्च डिजाइन। उसके बारे में आप पढ़िएगा, एग्जाम में प्रश्न भी आता है इससे जुड़ा हुआ। उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया आती है, हाँ बताएं। सर मैं अनम्यूट नहीं हो पा रही थी इसलिए नहीं बोल पाई थी उस समय। सर जो रिसर्च डिजाइन थी उसमें नहीं आया सर कुछ भी समझ में मुझे। अच्छा, रिसर्च डिजाइन में नहीं आया। यस सर। चलिए, अच्छा अच्छा, चलिए मैं आपको अब फिर से बताता हूँ। देखिए, शोध अभिकल्प कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसे रिसर्च डिजाइन। ठीक है, रिसर्च डिजाइन क्या है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है, स्लाइड्स। देखिए, सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे हम घर बनाते, तो घर बनाते समय क्या है कि हमें यह सोचना होता है कि घर की डिजाइन कैसी हो, कि जैसी हम डिजाइन चयनित करेंगे, जैसा हम जो है मैप पास कराएंगे, उसी तरीके से हमारा घर दिखेगा। ठीक है, तो मैप क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है, ब्लूप्रिंट होता है कि घर वास्तव में कैसा होगा। आप आर्किटेक्चर के पास जाइए कभी, ये आपने देखा होगा मैप ऐसे, तो देखिए वो आपको एक मॉडल दिख जाता है कि इधर से स्टेयर होंगी, छत होगी, यहाँ दरवाजा होगा, यहाँ विंडो होगा। इसी तरह से सेम वे रिसर्च में क्या होता है कि रिसर्च करते समय शोधकर्ता के पास में भी एक मैप होना चाहिए होता है। उसको भी बिना मैप के अगर आगे चलेगा तो हो सकता है वो गलत तरीके का कोई डेटा कलेक्ट कर ले, गलत तरीके से एनालिसिस कर। तो वो जो उसने शोध समस्या का निर्माण किया है और उसके आधार पर उसने जो उद्देश्यों का निर्माण किया और जो परिकल्पना का निर्माण किया, उस शोध परिकल्पना को वो सही तरीके से जांच पाए, सही तरीके से उसको टेस्ट कर पाए, तो इसके लिए रिसर्च डिजाइन का निर्माण करता है, जिसे शोध अभिकल्प कहते हैं। तो शोध अभिकल्प क्या है, शोध अभिकल्प वास्तव में एक योजना है, एक स्ट्रक्चर। ये क्या कैसी योजना है, देखिए ऊपर देखिए, ये एक योजना है, एक और स्ट्रक्चर किस लिए स्ट्रक्चर है, एवरी स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस।
यानी इस आंकड़ों को इकट्ठा करने और विश्लेषण करने के लिए प्रत्येक सोपान की यह एक योजना, एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? यस सर, थैंक यू। ठीक, तो ये क्या, जब आंकड़े इकट्ठा करते हैं, देखिए हमने कहा नहीं घर की डिजाइन की तरह से कि आपने अब सारा चीजें, जैसे हमने हमने जमीन ले लिया, घर बहुत सुंदर बनना चाहिए, घर में इतने कमरे होने चाहिए, ये घर जो होगा मैंने कहा नहीं ये घर जो होगा रेंट के लिए होगा, या ये घर जो होगा हमारा सपनों का घर होगा, या दुकान बनेगी या मॉल बनेगी, ये हमारा उद्देश्य हो गया। लेकिन हमने जमीन खरीदी, हमारा उद्देश्य हो गया, और उसके लिए हम टेंटेटिव प्लान पर भी बना लेते हैं कि घर ऐसा ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर क्या करते हैं, फिर हम आर्किटेक्चर से मिलते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ये इतनी लैंड है, इस लैंड में आप एक हमारा मैप बना दीजिए। वही करता है। तो उसी तरह से जब शोधकर्ता अपना ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लेता है, सारी चीजें फिक्स कर लेता है, फिर उस ऑब्जेक्टिव को कैसे फुलफिल करे आखिर, उस फुलफिल करने के लिए वो क्या करता है, एक मैप बनाता है। वो मैप क्या होता है, वो मैप बनाता है कि ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए आपको डेटा इस तरह से कलेक्ट करना होगा। जैसे अब मैं जानना चाहता हूँ कि योग का कितना प्रभाव पड़ता है, तो योग का प्रभाव पड़ता है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है, उस गवर्नमेंट काम को लोग कितना लाइक करते हैं। ठीक है, अब देखो दो चीजें, एक जगह हम देखना चाहते हैं कि योग कितना प्रभावित करता है स्वास्थ्य को, कितना इम्यूनिटी बूस्ट करता है, और दूसरी जगह हम जानना चाहते हैं कि इस समय जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक्शन लिए जा रहे हैं कोविड मैनेजमेंट को लेकर के, उसको लोग कितना लाइक। देखिए, सो समस्या बन गई है। अब हमने दोनों का प्रश्न का उत्तर हम जानना चाहते हैं कि योग का प्रभाव देखना चाहते हैं कोविड पे, और एक देखना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उस पर काम कर रही है, उस पर लोग कितना लाइक करते हैं। अब देखिए दोनों का मतलब अलग अलग है। तो एक जगह जो है वो योग का प्रभाव देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो वहां आपको योग कराना पड़ेगा। ठीक है, जब आप योग करा रहे हो, आपने लिखा कि योग का प्रभाव इम्यूनिटी बूस्ट पे पड़ता है, तो आप उसके लिए आपने समस्या बनाई, उसके बाद में आपने हाइपोथेसिस बनाई। लेकिन अब आपने ये बात कह दी कि योग का प्रभाव पड़ता है, तो कैसे पड़ता है ये दिखाएंगे कैसे आप? तो ये दिखाने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। तो क्या करेंगे आप, तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास जो है कितने लोग हैं, कोविड का टाइम चल रहा है, कितने लोग अवेलेबल हैं। तो अगर आपके पास ज्यादा लोग अवेलेबल है तो आपने बिटवीन ग्रुप डिजाइन बना लिया, कि आपके पास 50 लोग अवेलेबल है, तो आपने क्या किया, 25 को योग कराया और 25 को योग नहीं कराया। और फिर 6 महीने बाद, 2 महीने बाद में आपके, अब रिसर्च डिजाइन तय करेगा कितने महीने में, कितने महीने बाद में आपने उसको रीचेक किया, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने कराने के बाद में फिर से चेक किया। या आपके पास केवल 10 ही लोग हैं, अब 10 लोग में से पांच पांच तो कर नहीं पाएंगे। पांच पांच क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सैंपल जितना कम होगा, सैंपल की साइज जितना कम होगी, उतना ही आपका रिसर्च का जो रिलेवेंसी होगा कम होगा। जैसे अब आपको केवल 2 लोग कह दें कि इंडिया महान है, तो 2 लोगों के आधार पर इंडिया महान थोड़ी होगी। इंडिया तब महान होगी जब भारत में रहने वाले 1.25 करोड़ कितने लोग हैं, उनमें से कम नहीं 50% लोग हैं, तभी तो मान होगा। तो सैंपल साइज कम होगा तो दिक्कत है। तो ऐसे में क्या, बिटवीन ग्रुप डिजाइन की जगह सिंगल ग्रुप डिजाइन करा। ठीक है, तो अब ये कैसे तय हो रहा है, रिसर्च डिजाइन के माध्यम। दूसरा क्या, यहाँ एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी। जबकि दूसरी तरफ कोविड मैनेजमेंट को लेकर जो गवर्नमेंट है उसके प्लान को कैसे लोग, तो वहां केवल लाइक करना है, वहां क्या सर्वे करना है, वहां आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, वहां वो फील्ड वर्क है। ये आपका लैब वर्क है, वो फील्ड वर्क, वहां फील्ड में जाना है। तो फील्ड में जाने के लिए क्या करना होगा, क्वेश्चनर बनाना होगा। क्वेश्चनर बनाने के बाद में क्या है, कितने क्वेश्चन होने चाहिए, कैसे क्वेश्चन होने चाहिए, उसका जो डेटा आएगा फिर उसको एनालिसिस कैसे करना हो। सर्वे को तो आप ऐसे ही कर सकते हो, सर्वे में जो रिजल्ट आया कि 100 लोगों से हमने पूछा और 100 लोगों में से 80 लोगों ने कहा हम इसे लाइक करते हैं। लेकिन योग में तो ऐसा नहीं होगा कि आपने योग को कराया, और योग में तो ये देखना होगा कि आपने कराया तो इम्यूनिटी कितनी, पहली इम्यूनिटी कितनी थी, और योग कराने के बाद में फिर बायोलॉजिकल रूप से इम्यूनिटी कितनी बढ़ी। लोग कितना भी कहें मेरी इम्यूनिटी बढ़ी नहीं, जब तक वो बायोलॉजिकल रूप से, क्लिनिकल रूप से प्रूफ ना हो जाए। तो देखिए दोनों के डेटा कलेक्शन में अंतर है, दोनों के डेटा एनालिसिस में अंतर। तो ये जो काम है ये रिसर्च डिजाइन बताता है कि आपको, ताकि जो अपनी रिसर्च हो गई है, आपने जो टाइटल लिया है, जो टॉपिक लिया है, उस टॉपिक में अब वास्तव में आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे जिससे अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाए, मिटिगेट कर पाए, और सही तरीके से आप जो अपने जो रिसर्च का आंसर प्राप्त करना है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है, पर्पज में जो लिखा हुआ देखिए कि आंसर प्राप्त करना, बाहरी चर को नियंत्रित करना। क्यों नियंत्रित करना, क्योंकि बाहरी चर भी प्रभावित करने लग जाएगा। अब पता लगे, आपको पता करना गवर्नमेंट कितना काम करे, लोग कितना लाइक करते हैं। अब पता लगे कोई बीच में एक एजेंसी है, उसने क्या किया, पैसे दे करके लाइक्स बढ़ा दिए, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आपको बाहरी चीजों को नियंत्रित भी करना है,
इफेक्ट को आइसोलेट करना है कि जो आप देखना चाहते हैं सही सही आपको पता चले। तो ये सारी जो चीजें हैं ये रिसर्च डिजाइन बताते हैं। किसी और को कुछ पूछना है? कोई बात इसके आगे है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में थोड़ा सा बिल्कुल बताऊंगा। मेरे मोबाइल में केवल 3% या 4% बैटरी है, शायद आपको दिख भी रही हो, तो कभी भी बंद हो सकता है ये। तो मैं सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा बस। सैम्पलिंग, पॉपुलेशन और सैंपल। सैम्पलिंग क्या है? सैंपल, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग। जनसंख्या से समदृष्टि से, इसे रिसर्च की भाषा में समदृष्टि या जनसंख्या कहते हैं, दोनों चीजें। पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या होती है। जनसंख्या से समदृष्टि से जो हम सैंपल लेते हैं, उस सैंपल लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम न्यायादर्श, सैंपल को न्यायादर्श कहते हैं। न्यायादर्श, समदृष्टि से न्यायादर्श लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम सैंपलिंग कहते हैं, न्यायदर्शन कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आप कहीं मार्केट में जाते हैं और मार्केट की, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट लिया, तो चीनी ली, शुगर ली, शुगर लेने से पहले आपने 1 क्विंटल का बोरा रखा, उसमें से थोड़ी सी निकाल के चेक की, तो 1 क्विंटल का जो बोरा रखा है वो एक तरह से पॉपुलेशन है, और जो आपने थोड़ा सा निकाल के चेक किया वो क्या है? सैंपल है। उस सैंपल के आधार पे आप ये पता लगा लेते हैं कि ये जो चीज है सही है या नहीं, तो सैंपलिंग किसे कहते हैं। अब पॉपुलेशन किसे कहते हैं? पॉपुलेशन का होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लोग कहते हैं पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या, जो जनसंख्या हमें दिखाई दे रही है इसे पॉपुलेशन कहते हैं। रिसर्च की भाषा में उसको डिफाइन किया गया। पॉपुलेशन मीन्स ऑल द मेंबर ऑफ एनी वेल डिफाइंड क्लास ऑफ पीपल। ऑल मेंबर, सभी लोग किसी वेल डिफाइंड क्लास। वेल डिफाइंड का मतलब जैसे चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा मतलब कई सारे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक वो एक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, कई सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। महिलाएं, तो महिलाओं में एक महिला नहीं, कई सारी, ठीक है। ग्रुप्स, ठीक है, तो कई सारी चीजें। मैंगो तो कई सारी चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो एक ही चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर क्या है, जब भी हम पॉपुलेशन का को बात करते हैं वहां पर वो वेल डिफाइंड, जैसे हमने कहा मैंगोज, तो मैंगोज की एक परिभाषा है, जो है बंच है किसी चीज का तो उसकी पूरी पूरी परिभाषा है, ठीक है। क्लस्टर है तो उसकी पूरी पूरी परिभाषा है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं इसे हम जो है पॉपुलेशन कहते हैं। वो चाहे कोई पीपल का वेल डिफाइन हो, या कोई चाहे इवेंट हो, जैसे कहते हैं शादी समारोह, तो शादी समारोह क्या है? एक वेल डिफाइन है। शादी का मतलब अगर आपसे कहा जाए तो आप बिल्कुल समझ लेकर जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो वेल डिफाइन हो, ऐसा नहीं अनस्ट्रक्चर्ड ना हो, अनस्ट्रक्चर नहीं, ठीक है। वो चाहे कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई घटना हो, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई भी ऐसी कोई चीज जो वेल डिफाइन होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं उसे पॉपुलेशन